भेदभाव। रचना बड़ी मेहनत से अपनी देवरानी पूनम के लिए आलू की रस्से वाली सब्जी, पूरी लौकी की सूखी सब्जी, धनिया की चटनी, मीठे में आलू और मेवे का हलवा इत्यादि थाली में सजाकर अपनी देवरानी पूनम के कमरे में पहुंची, मगर अपनी देवरानी की बातें सुनकर कमरे की दलीज पार नहीं कर पाई। उसके देवरानी अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी कि माँ, सच में एक नंबर की बेवकूफ़ जिठानी मिली है। मुझे मेरा आज अच्छा सा खाना खाने का मन था तो मैंने जरा सा झूठ बोल दिया कि आज मेरा गुरुवार का व्रत है, तो वह तुरंत अच्छी सी सामग्री बनाकर मेरे लिए व्रत की थाली बनाने में चूट गई। जबकि आज मम्मी जी ने मक्के की रोटी और सरसों का साग और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए बोला था, तो आपको तो पता ही है मैं यह सब नहीं खाती। सरसों का साग देखकर मुझे ही खाती है। बस मैंने थोड़ा सा प्यार से क्या बोला और भाभी तैयार हो गई इतना सारा खाना बनाने के लिए। सच में मम्मी, ससुराल में ऐसी बेवकूफ़ जिठानी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। वह तो घर के बड़े हो या छोटे सभी से पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती है, फिर चाहे उसके लिए रसोई में खड़े खड़े उसके पैर ही क्यों ना दुखे, बीमार हो जाती है फिर भी दवा खाकर काम करती रहती है। और सासू माँ तो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाकर रखती है, कभी भी उनसे ठीक से बात नहीं करती और मुझे अपने सर का ताज बनाकर रखती है। वजह क्या है माँ, तुझे पता है? तुम्हारे दिए गए तोहफे, साड़ी और पिछली बार जो पगफेरे में तुमने सोने की अंगूठी दी थी उसका तो गुणगान उन्होंने पूरे रिश्तेदारों और मोहल्ले में किया। काफी दिनों तक सबके सामने बोलती रही कि मेरी छोटी बहू की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तभी उनकी मम्मी ने कहा, बेटा फिर तो तू ऐसी जिठानी से बनाकर रखना जो थोड़ा सा प्यार से बोलने पर ही पिघल जाए। तुम ऐसा करना, अपनी पहनी हुई साड़ी अपनी जेठानी को गिफ्ट कर देना, गरीब घर की है, तेरी पुरानी साड़ी से ही खुश हो जाएगी और तेरा काम बिना कहे ही कर दिया करेगी जैसा तू कह रही है। अगर इतनी बेवकूफ़ है तो कल को तेरे बच्चे तो बिना टेंशन के ही पल जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा बेटी, फिर तो तुम जिंदगी भर राज करोगी। स्पीकर ऑन था तो रचना ने दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली और उसके आंखों से आंसू बहने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ ही यह सब क्यों होता है। कहीं मैं अच्छा करने जाती हूँ, वही लोग मेरी मजबूरी समझकर उसका फायदा उठाते हैं। इस घर में आए हुए मुझे 4 साल हो गए। सोचा था कि अपने अच्छे व्यवहार से सबको अपना बना लूंगी, सास ससुर को माता पिता, देवर को भाई मानूंगी, मगर सबके आगे आगे सारा काम करने की वजह से सब लोग मुझे बेवकूफ़ समझने लगे। सास ससुर ने मुझे अपनी सेविका समझ ली, वहीं देवर ने मुझे नौकरानी समझ लिया। पति से शिकायत की तो वह अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, इसीलिए जो हो रहा था चुपचाप सहन करती रही। फिर जब देवर की शादी तय हुई तो रचना की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचा खुद की कोई बहन नहीं है तो देवरानी को अपनी छोटी बहन बना लूंगी और अपना सुख दुख उसके साथ बांट लूंगी। मगर देवरानी के घर में आते ही सास ससुर उसके गुणगान करते नहीं थकते, बात बात पर उसकी तुलना करते रहते। देवर भी अपनी पत्नी को किसी काम में हाथ नहीं लगाने देता। ऐसे ही 2 महीने हो गए पर पूनम ने अभी तक रसोई के दर्शन भी नहीं किए थे। हाँ, जब कुछ भी अच्छा खाने का मन करता तो भाभी से मीठी मीठी बातें बोलकर अपना काम निकलवा लेती। रचना भी प्यार की 2 बोल सुनते ही पिघल जाती और अपनी छोटी बहन समझकर उसके हर काम को बिना वक्त गवाई ही कर देती। आज भी वही हुआ, पूरी रसोई बन चुकी थी मगर अपनी देवरानी के कहने पर रचना ने दोबारा सफाई कर देवरानी के लिए व्रत का खाना बनाया, जो कि जरूरी नहीं था। मगर अपनी देवरानी का मन रखने के लिए रचना ने इतनी मेहनत करने से मना नहीं किया। साथ में पूनम को अच्छे से पता था कि सासू माँ की महिला मंडल की औरतें शाम को आ रही है, उनके लिए भी नाश्ते में समोसे और पकोड़े तैयार करने हैं। किसी ने सही कहा है कि सीधे लोगों को ही मूर्ख बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी फटकार से, क्योंकि वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। मगर अब और नहीं, वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर मैं कितना सहूं, कब तक ऐसे ही दब रहूंगी। आखिर मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूं, तो जो सामान छोटी बहू को दिया जाता है वही बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए। सोचकर रचना थाली वापस लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद पुन इथलाती हुई रसोई में पहुंची। भाभी, मेरे व्रत का खाना दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तो लगा आप मेरे लिए खाना कमरे में ही लेकर आएंगी। तभी रत्ना ने कहा, पूनम आज अचानक 2
महीने बाद तुम्हारा गुरुवार कहाँ से आ गया आज तक तो तुमने व्रत किया नहीं। तभी पूनम शक पकाते हुए बोली, जी भाभी वो तुम्हारा कोई व्रत नहीं था ना। पूनम सर झुकाई खड़ी थी। सुनो पूनम, आइंदा मुझसे इस तरह का मजाक मत करना। दूसरी बात, व्रत का सारा खाना खा चुकी हूँ। तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो खुद बना लो, और आज से दोपहर का खाना और रात का खाना तुम बनाओगी। 2 महीने हो गए तुम्हारी शादी को, अब तुम्हारी मेहंदी पूरी तरह उतर चुकी है। अब तुम्हें रसोई में आने से परहेज नहीं होना चाहिए। रत्ना को जोर से बोलता हुआ देखकर छोटा बेटा रमेश और सास रवीना जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंची और बोली, बड़ी बहू ये क्या तरीका है? छोटी बहू से बात करने का? बेचारी नई बहू है तो तुमने उसे अकेला समझ लिया। भूल मत, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? जैसा आज तक होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, यह घर मेरा है, यहाँ पर सब मेरे नियम कायदे चलेंगे, तुम्हारे नहीं। अपनी सास की बातें सुनकर रचना को लगा कि आज अगर चुप रह गई तो ये लोग हमेशा मुझे ऐसे ही दबाते रहेंगे। तभी उसने आवाज उठाई कि मां जी, माना यह घर मेरा नहीं है तो फिर कायदे से तो यह घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, ठीक वैसे ही आप भी इस घर की बहू है, और घर की सभी बहुओं के लिए घर के नियम एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं पिछले 4 सालों से इस घर का काम करती आई हूँ, ठीक वैसे ही अब मेरी देवरानी को भी इसका हिस्सा बन जाना चाहिए, और हम दोनों का काम भी आधा आधा बच जाना चाहिए। इसीलिए आज शाम के चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था पम करेगी, और आज ही नहीं बल्कि आज से हमेशा एक टाइम का खाना पूनम ही बनाएगी। तभी रवीना जी ने देखा कि उनका बेटा पंकज अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तो वह चिल्लाती हुई बोली, देख रहा है बेटा तेरी पत्नी कैसे जुबान चला रही है और मुझे सिखा रही है कि घर के नियम कायदे कैसे बदलने हैं। समझा ले बेटा, वरना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इसको घर से बाहर निकालने में। फिर चाहिए मेरी तरफ से अपने मायके जाए या फिर कहीं और। तभी एक लंबी सांस भरते हुए पंकज बोला कि माँ, वैसे रचना का एक एक शब्द सही है। जब रचना और पूनम दोनों ही इस घर की बहू है तो फिर इस घर को संभालने की जिम्मेदारी भी दोनों की हुई ना। तो फिर लड़ाई किस बात की? बात दीजिए ना जिम्मेदारियों को आधा आधा। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और फिर इतने सालों में रचना ने आपकी सेवा में कौन सी कमी रखी है जो आप आज उसकी एक बात भी नहीं मान सकती? और अगर आज आप ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे लगेगा कि आप अपने दोनों बेटों के बीच भेदभाव करती है, और दोनों बहुओं के बीच भी। अपने बड़े बेटे पंकज की बात सुन रवीना जी का मुंह खुला का खुला रह गया। इतने सालों बाद बड़े बेटे ने अपने दिल की बात कही, और गलत भी कहाँ थी। जहां एक तरफ पंकज पर उन्होंने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी थी, वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे रमेश को अपने मन की करने की खुली छूट दे रखी थी। जहां पंकज अपनी नौकरी से पूरे परिवार को पाल रहा था, वहीं रमेश अपना बिजनेस करने के बावजूद भी एक फूटी कोड़ी घर में नहीं देता था। फिर भी अपने माता पिता का बहुत लाडला था, बस इसीलिए क्योंकि वह छोटा था। और आज रवीना जी वैसा व्यवहार अपनी दोनों बहुओं के बीच में कर रही थी जो कि पूरी तरह से गलत था, जिसका नाजायज फायदा कहीं ना कहीं उनके छोटे बेटे और बहू दोनों उठा रहे थे। अपने बड़े बेटे पंकज की बात सुनकर रवीना जी बोली, तू सही कह रहा है बेटा, अब तक जैसा होता आया है उसे बदलने का वक्त आ गया है। बड़ी बहू ने सही कहा। छोटी बहू पूनम, आज से ही तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। आज के बाद एक टाइम का खाना पना तुम बनाओगी और एक टाइम का खाना बड़ी बहू बनाएगी। और अब से रमेश, तू भी घर के खर्चे के लिए पैसे देगा। आज से दोनों भाई बराबर खर्चा दोगे। और फिर अपनी बड़ी बहू रचना से बोली, बहू मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर छोटी बहू की तरफ झुक गई। मैंने यह नहीं सोचा कि रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि आपसे मेलजोल से चलते हैं। तभी उनकी देवरानी पूनम भी रचना से बोली, भाभी जी मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आपकी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाती रही। उन दोनों की बात सुनकर रचना ने कहा, आप दोनों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस हमेशा यही चाहती थी कि हम सब मिलजुल कर रहे, और वह बात देर से ही सही लेकिन आप सभी को समझ में आ गई। हाँ बहू, जो भूल मुझसे हुई अब मैं उसे जरूर सुधार हूंगी, क्योंकि मैं मेरे घर को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।